अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बेग हियर विद लेक्चर नंबर 2। ये जो लेक्चर नंबर 2 है वो लेक्चर 2 और 3 जो पुराने लेक्चर्स थे उनका कंपटीशन है। काफ़ी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने सोचा कि एक ही लेक्चर बना के इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे और बेहतर तरीके से मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले अरसे में बाकी लेक्चर्स भी आएँगे। अब पेज जो है वो बन चुकी है, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो लेक्चर्स भी अपलोड होंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। मैं थोड़ा-सा बिज़ी बंदा हूँ। आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर या कोई प्रोफेशनली यूट्यूब वाला काम नहीं करता कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर सकूं। व्हेनेवर आई गेट द टाइम आई मेक शॉर्ट वीडियोस, और जब मुझे ज़्यादा टाइम मिले तो फिर मैं लेक्चर्स री रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह डाल दूंगा। 16-17 लेक्चर्स हैं सारा, सारे के सारे जो है दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आ जाएंगे। अच्छा, शुरू करते हैं। हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्टेबल कॉइन्स को, एक्सचेंजेस को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, और आप अपने फंड्स को बेसिकली कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की लेक्चर्स की, दे आर एब्सोल्यूट बिगिनर्स इन क्रिप्टो, उनको क्रिप्टो का कुछ नहीं पता। तो ये सीरीज़ जो है ये बिगिनर्स के लिए है, लेकिन ये वीडियो जो है काफ़ी जो एडवांस बंदे हैं वो भी देख सकते हैं। मे बी उनको भी कुछ लर्न करने को मिले। लेकिन फंड सिक्योरिटी जो है ना वो हर बंदे ने देखनी है, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं कि यार हम कौन सा वॉलेट यूज़ करें, कैसे फंड्स को सिक्योर करें, एक्सचेंज के ऊपर फंड्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, कौन सा एक्सचेंज यूज़ करें। तो वो सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिस्कस होगी। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। क्रिप्टो में ना आपको 3 चीज़ें चाहिए स्टार्ट करने के लिए। एक है स्टेबल कॉइन, और एक है एक्सचेंज, ठीक है, और एक है आपके पास वॉलेट, ठीक है। स्टेबल कॉइन से आप ट्रेड करोगे, एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड करोगे, बाय सेल करोगे, और जो प्रॉफिट्स होंगे या आपके एसेट्स होंगे, जो लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो होगा, उसको आप लाओगे वॉलेट के अंदर। तो सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, स्टेबल कॉइन्स, एक्सचेंज और वॉलेट। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है या इनमें से 2 भी हैं, सिर्फ स्टेबल कॉइन्स हैं एंड एक्सेस टू एक्सचेंज, तो आप जो है ईज़िली ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, स्टेबल कॉइन की ज़रूरत क्या पड़ी? इसके बारे में मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया था तो उस वक़्त हमारे पास बिटकॉइन था और बाकी सारे कॉइन्स थे। उस वक़्त हमारे पास इथेरियम भी नहीं था, और ये यूएसडीटी, यूएसडीसी जो आप लोग यूज़ करते हो, डाई वगैरह, ये भी नहीं था, ठीक है? तो हम हर क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली क्या करते थे कि बिटकॉइन के अगेंस्ट ट्रेड करते थे। अगर आप अभी भी अपने एक्सचेंज में जाके देखो, बाइनेंस में देखो, तो आपको बीटीसी पेयर्स भी नज़र आएँगे, लाइक ईथ बीटीसी, ठीक है? डॉट बीटीसी, तो आपको बीटीसी डिनॉमिनेटेड पेयर्स भी नज़र आएँगे अभी भी। तो ये बेसिकली पहले ऐसे होता था, और सीधी-सी बात है, दिमाग का दही हो जाता था, क्योंकि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, एक कॉइन नीचे जा रहा है, तो ईथ बीटीसी जो है उसको फिर हम डिफरेंट तरीके से देखते थे। तो बिटकॉइन जो है ना वो स्टेबल नहीं था, वो खुद एक वोलेटाइल एसेट था। तो उसमें पोर्टफोलियो को मैनेज करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता था। वी नीडेड अ डॉलर, यार हम उसके अगेंस्ट को ट्रेड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम जिस तरह कहते हैं कि बिटकॉइन कितने का है, तो एक बंदा कहता है यार बिटकॉइन जो है वो लेट्स से $100,000 का है, ठीक है? एक बंदा आता है कहता है इथेरियम कितने का है? तो आप इथेरियम का कहोगे कि यार इथेरियम $3,000 का है। आप ये नहीं कहोगे कि इथेरियम जो है वो 0 पॉइंट इतने-इतने बीटीसी का है, क्योंकि बीटीसी की खुद वैल्यू चेंज हो रही है। आज लाख का है, कल 70 पे चला जाएगा, तो इथेरियम की वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो वो बिल्कुल ही एक दिमाग का दही बन जाता था। तो इस वजह से जब हमारे पास इथेरियम आया, तो इथेरियम लेड द फाउंडेशन कि इसके ऊपर जो है हम स्टेबल कॉइन्स और बाकी चीज़ें लॉन्च कर सकें। तो फिर इथेरियम के ऊपर हमारे पास स्टेबल कॉइन्स आई, ठीक है? ऑल्दो मतलब बिटकॉइन इज़ एन एसेट, क्रिप्टो इज़ एन एसेट, गोल्ड इज़ एन एसेट एज़ वेल, लेकिन आप ऐसा नहीं करते कि यार आपने फलानी प्रॉपर्टी लेनी है, वो इतने करोड़ की है, तो आप उसको इतने किलो गोल्ड दे दो, ठीक है? आप गोल्ड में डिनॉमिनेट नहीं करते, आप हमेशा हर एसेट को अंडरलाइंग करेंसी के अंदर जो है वो डिनॉमिनेट करते हो, ठीक है? और उस करेंसी में उस एसेट की प्राइस निकालते हो, ताकि आपके लिए मैनेज करना आसान हो, औरों के लिए समझना आसान हो। यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, ये ऊपर ये जो ऑरेंजिश चार्ट नज़र आ रहा है, ये बिटकॉइन की प्राइस है। और नीचे जो ग्रीन चार्ट नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास यूरो की प्राइस है, ठीक है? तो अगर आप देखो तो बिटकॉइन की 30 डे वोलेटिलिटी, बिटकॉइन इतना ज़्यादा वोलेटाइल है ना कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। वोलेटिलिटी का मतलब है चेंज, ठीक है? बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है ओवर 30 डेज़, लेकिन यूरो जो है वो स्टेबल है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ की जो प्राइस है वो बिटकॉइन में रखेंगे, अगर हम कहेंगे इथेरियम की प्राइस हमने बिटकॉइन में रखनी है,
तो बिटकॉइन की चेंजिंग प्राइस के साथ और इथेरियम की चेंजिंग प्राइस के साथ आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। इसी वजह से अगर आप यूरो यूज़ करते हो या डॉलर यूज़ करते हो जो कि ग्लोबल करेंसी है, तो उसमें एसेट्स की प्राइस रखना आसान हो जाता है, ठीक है? आप उसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अभी आप लोग कहते हो बिटकॉइन लाख डॉलर का है, इथेरियम $4000 का है। पहले ये काम नहीं होता था। पहले हम बताते थे कि इथेरियम 0.00 इतने बीटीसी का है, ठीक है? और बीटीसी खुद ऊपर-नीचे होता था, तो फिर हम उस वैल्यू को चेंज करते थे। टोटल जो है ना इट वाज़ अ मिसहैप और इसको मैन्युअली तो ट्रैक किया ही नहीं जा सकता था, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं पोर्टफोलियो ट्रैकर्स और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। बहुत से लोगों ने खुद बिल्ड किया था, मैंने खुद अपने लिए पोर्टफोलियो ट्रैकर्स जो हैं वो बिल्ड किए थे, जस्ट फॉर दिस स्पेसिफिक रीज़न टू ट्रैक द प्राइसेज़ ऑफ एसेट्स जो कि मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, क्रिप्टो जो है ना वो ग्लोबल है, ठीक है? क्रिप्टो में हमारे पास अगर आप देखो बैंक्स नहीं है, मिडलमैन नहीं है, कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, क्रिप्टो जो है वो पीयर टू पीयर है, ठीक है? क्रिप्टो एक ग्लोबल एसेट है ना, तो उसकी प्राइस भी ऐसे एसेट में होनी चाहिए जो कि ग्लोबल हो। इसीलिए जो वाइडली अवेलेबल हमारे पास स्टेबल कॉइन्स आए वो हमारे पास डॉलर के हैं, ठीक है? क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया में यूज़ होता है, ग्लोबल ट्रेड में यूज़ होता है, ठीक है? अब डीएजे का कोई प्लॉट है पाकिस्तान में तो वो आपको पीकेआर में मिलेगा। डॉलर्स में प्राइसिंग नहीं होती, ठीक है? लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट एसेट्स ऑन अ ग्लोबल लेवल ऑयल बाकी जितनी भी हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, हर चीज़ की, तो उसकी प्राइस हमेशा डॉलर्स में ही होती है। आपने सुना होगा ऑयल जो है वो इतने डॉलर्स पर बैरल चला गया, वो डॉलर्स क्यों है? ग्लोबल करेंसी, उसकी प्राइस को डिनोमिनेट किया गया है डॉलर्स के अंदर। तो डॉलर जो है ना इट्स वाइडली यूज़ ऑल्दो हमारे पास यूरो का भी स्टेबल कॉइन है, हमारे पास अभी दरहम भी आ गया एएडी वाला, हमारे पास काफ़ी स्टेबल कॉइन्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो सबसे वाइडली अवेलेबल स्टेबल कॉइन्स हैं, वो हमारे पास डॉलर्स डिनोमिनेटेड हैं, जिसमें हमारे पास यूएसडीसी और यूएसडीटी वगैरह जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, ये बेसिकली काम कैसे करते हैं जो आपके पास यूएसडीटी और यूएसडीसी स्टेबल कॉइन्स हैं। सो दीज़ आर फिएट बैक स्टेबल कॉइन्स। फिएट बैक स्टेबल कॉइन्स का मतलब ये है कि यूएसडीटी हो गया टेथर, उसके पीछे टेथर फाउंडेशन है, जो यूएसडीसी है उसके पीछे सर्कल है और सर्कल के पीछे कॉइनबेस है। तो ये काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख यूएसडीटी इन्होंने मार्केट में फेंके हैं, तो 1 लाख डॉलर उसके अगेंस्ट बैंक में रखा हुआ है। सो हूएवर वांट्स टू विथड्रॉ दिस 1 लाख यूएसडीटी तो उसके अगेंस्ट 1 लाख डॉलर जो है वो बैंक में पड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं 1:1। अगर मार्केट में 1 बिलियन यूएसडीटीज़ अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि 1 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ एसेट्स जिसमें कैश आ जाता है, जिसमें आपके पास बॉन्ड्स आ जाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं उस कंपनी ने पीछे रखी हुई हैं, ठीक है? सो इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल एटलीस्ट पीछे एसेट्स इतने होंगे, जिससे जो है वो कस्टमर्स को पैसे दिए जा सकें, ठीक है? और बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो रिज़र्व्स पीछे रखे जाते हैं डॉलर्स में होते हैं, नहीं ये डॉलर्स में नहीं होते। 15 से 20% रिज़र्व्स डॉलर्स में होते हैं, बाकी सारे जो है हमारे पास बॉन्ड्स में और मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ में होते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है इट्स जस्ट लाइक अ बैंक। यूएसडीटी के पीछे जो फाउंडेशन है इट्स जस्ट लाइक अ बैंक, ठीक है? दे इश्यू मनी। सर्कल जो है दे इश्यू मनी, ठीक है? सो दे शुड एक्ट लाइक अ बैंक। आपके बैंक के पास भी 1:1 के रिज़र्व्स नहीं होते, वो भी फ्रैक्शनल रिज़र्व के अंडर काम करते हैं। फ्रैक्शनल रिज़र्व अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको उसकी मालूमात भी बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिल जाएँगी एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ बैंक्स वर्क, ठीक है? सो दे ओनली हैव लाइक 5 टू 10% ऑफ द कैश दैट टू गिव देम। बाकी सारा कैश या तो वो लोन आउट करते हैं या तो उससे सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स बाकी चीज़ें जो हैं वो खरीदते हैं। अच्छा, स्टेबल कॉइन्स बहुत ज़्यादा हैं, हम टेथर और यूएसडीसी को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब हुआ क्या, चेंज क्या आया मार्केट में? चेंज ये आया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी टेथर पे थोड़ी-सी पाबंदी लगी है, ठीक है? जो ब्लैक रॉक का ईटीएफ है, बाकी सारे लोग हैं वो कॉइनबेस को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ कस्टोडियल पार्टनर। तो वहाँ पे आने के लिए उन्होंने बेसिकली चूँकि सर्कल फाउंडेशन है, उनका यूएसडीसी है, तो यूएसडीसी को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में आगे आने वाले कुछ सालों में यूएसडीसी विल डोमिनेट और टेथर या तो ख़त्म हो जाएगा या तो यूएसडीसी के साथ ही मर्ज हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, बाकी कंट्री में हो जहाँ पे टेथर अवेलेबल नहीं है, आप यूएसडीसी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और वहाँ पे फिर क्या कहते हैं यूएसडीसी में ज़्यादा बड़ी होल्डिंग रखना भी आजकल सेफ़ है, ठीक है? टेथर जो है अमेरिका रेगुलेशंस हैं यूरोप के अंदर उसकी वजह से जितने भी लोग हैं वो यूएसडीटी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अभी जो है ये पाबंदियों के बाद बाइंग सेलिंग सब चीज़ें चेंज हो जाएँगी। यूएसडीसी जो है या तो उसमें मर्ज हो जाएगा या तो टेथर ख़त्म हो जाएगा। तो यूएसडीसी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी भी टेथर जो है वो यूरोपियन मार्केट्स के अलावा पूरी दुनिया में इट्स कंसिडर्ड एज़ अ स्टैंडर्ड। तो फिलहाल आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। You can use either one of them, and if you are in EU, you can use USDC. That's it.
अच्छा, स्टेबल कॉइन्स बाय कैसे करने हैं? यूरोप में आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, मोन्ज़ो, रेवोलूट ऐप है उसके थ्रू भी बाय कर सकते हैं और वहीं से फिर आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है? अब ऐप्स का ये चक्कर है कि इसमें जब आप बाइंग करेंगे, तो ये आपको फिर विथड्रॉ करने नहीं देते इन मोस्ट केसेस, ठीक है? यूएस में भी आप बाय कर सकते हैं, इवन पेपैल, रॉबिनहुड ऐप्स हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड पे भी बाय कर सकते हैं। यूएस में जो सबसे हमारे पास बड़ा एक्सचेंज है वो कॉइनबेस है, ठीक है? और कॉइनबेस को ही यूज़ करना चाहिए आप लोगों को। बायनेंस यूएस हमारे पास ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, ठीक है? कॉइनबेस का बस इश्यू ये है कि उसके ऊपर ज़्यादा कॉइन्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? चूँकि इट्स वेरी रेगुलेटेड मार्केट अमेरिका की, तो उसमें सारे के सारे कॉइन्स अवेलेबल नहीं हैं। तो कॉइनबेस पे बस एक ये थोड़ा-सा मसला है। लेकिन कॉइनबेस इज़ गुड, उसी को यूज़ करना चाहिए जो अमेरिका के बंदे हैं और विथड्रॉ जो है वो प्रॉफिट्स को यूएसडीटीज़ में रख सकते हैं और उसके बाद अपने बैंक में भी विथड्रॉ कर सकते हैं। यूएई में हमारे पास चीज़ें बहुत सिंपल हैं, विथड्रॉल की भी, डिपॉज़िट्स की भी। यूएई में आप बिटओएसिस, बाइनेंस, रेन जितने भी हैं सबसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत बड़ी अमाउंट है तो ओटीसी डील्स के थ्रू आप बाय कर सकते हो और विथड्रॉ भी फिर ओटीसी डील्स के थ्रू भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। उन्होंने तो बाकायदा जो स्टेबल कॉइन है दरहम वो भी लॉन्च कर दिया है व्हिच इज़ प्रीटी गुड। पाकिस्तान जो है एट द एंड ऑफ द डे बस पी2पी है वहाँ पे। अ, आप उसमें ख़रीद भी सकते हो और विथड्रॉ भी कर सकते हो छोटी अमाउंट्स को। पी2पी पे थोड़ा-सा मसला आया हुआ है। डू नॉट डील विद दीज़ मनी एक्सचेंजर्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। इंडिविजुअल्स लोग हों तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हारून भाई आप कौन-सा एक्सचेंज यूज़ करते हो? आई यूज़ वूएक्स। इट्स अ गुड एक्सचेंज। थोड़ी-सी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ट्रेडिंग है, बेटर इंटरफ़ेस है, अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स और उसके साथ लिक्विडिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स व्हाई आई यूज़ वू, ठीक है? अगर आप लोगों ने यूज़ करना है, पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो कहीं से भी तो बायनेंस यूज़ करो, ठीक है? बायनेंस इज़ प्रीटी गुड, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे कोई एफ़िलिएट लिंक्स वगैरह दूँगा। अगर आपने वो यूज़ करना है, कर लो, नहीं यूज़ कर सकते तो बायनेंस जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है उस पे वेरिफाइड है, उसी को यूज़ करो, कोई डिफ़रेंस नहीं है। एक्सचेंज चेंज करने से कोई बंदा प्रॉफ़िटेबल नहीं होता, ठीक है? अगर आपके लिए बायनेंस काम कर रहा है, बायनेंस काम करो। ये बात है कि छोटे-मोटे एक्सचेंज हैं, लाइक गेट आयो हो गया, बिटगेट हो गया, मतलब उनकी लिक्विडिटी इतनी कम होती है कि किसी कॉइन के पेयर में लाख डॉलर का उनका वॉल्यूम भी नहीं होता उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। तो जो 100-100 डॉलर, 200-200 डॉलर वाले बंदे हैं, उनको तो कोई डिफरेंस फ़ील नहीं होता, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़े इश्यूज़ फ़ेस करने पड़ते हैं और स्लिपेज के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, बाकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो जो है बायनेंस जो है, बोथ ऑफ देम आर गुड। कुकॉइन भी अच्छा है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। बस जो छोटे-मोटे एक्सचेंज है ना जिसके हर वक़्त इन्फ्लुएंसर्स एफ़िलिएट लिंक्स ही बेच रहे होते हैं, उन एक्सचेंजेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है ना, उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन है? किस-किस का पैसा इन्वॉल्व है? किस-किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं? इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी आप लोगों की शेयर हो जाए वो क ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो हमारे पास आती हैं एचएफटी फर्म्स जिसको हम इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास मार्केट मेकर्स होते हैं, सो मार्केट मेकर्स जो है ना दे मेक अप मोर देन 80% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है? 80% से ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एचएफटी फर्म्स बनाती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, ठीक है? इसको हम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग्स भी कहते हैं और ये बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। मतलब ये कि आप अगर ऑर्डर बुक देखो बायनेंस पे साइड पे ना वो जो रेड ग्रीन बाइंग सेलिंग हो रही होती है और दुनिया के सारे एक्सचेंजेस पे हो रही होती है। ये जो बाइंग सेलिंग है ना, ये सारे के सारे इंसान नहीं होते, दीज़ आर एल्गोरिदम्स एंड बॉट्स, ठीक है? और उनके पीछे कौन है? उनके पीछे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कहते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं कहते। तो दे मेक अप द मार्केट, ये मिलीसेकंड्स के ऊपर ट्रेड करते हैं थ्रू एपीआईज़, ये आप लोगों की तरह बटन दबा के बाय सेल नहीं करते और ये बहुत छोटे स्प्रेड के साथ ट्रेड करते हैं ताकि प्रॉफिट्स जो हैं वो बना सकें। तो 1-1 मिनट में इनकी कई 100 ट्रेड्स होती हैं, ठीक है? और ग्लोबली दे मेक अप 80% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है? इन लोगों से कम्पीट करने का आप लोग सोच ही नहीं सकते। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे हमारे पास आजकल जो है वो ब्लैक रॉक है, माइक्रो स्ट्रेटजी है, फिडेलिटी है, वैनगार्ड है, इस तरह के जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हमारे पास मार्केट में एज़ अ वेरी की पार्टिसिपेंट हमारे पास होते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये डेली के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? डेली के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करते। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे जस्ट
बाय व्हेन दे हैव द लिक्विडिटी अवेलेबल, ठीक है? ये प्राइस को भी नहीं देखती, सही है? अब अक्सर लोग कहते हैं माइकल सेलर ने बाय किया, उसके बाद बिटकॉइन 10% नीचे गिर गया। क्या वो इतना स्मार्ट है कि उसको पता ही नहीं है कि बिटकॉइन 10% नीचे गिरेगा? और ईदर ही इज़ डम्ब। और एक ट्रेडर होता है, वो कहता है मुझे तो पता था बिटकॉइन गिरेगा। तो यार माइक माइक जो हमारे पास माइकल सेलर है, माइक्रो स्ट्रैटेजी, उसकी जो हमारे पास स्केल है ना, वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है? उसने ऐसा नहीं किया कि उसने अभी बाय किया है, बाद में बिटकॉइन 10% गिरा है। वो क्या करते हैं कि अपने कस्टोडियल पार्टनर्स को, जो कि कॉइनबेस प्राइम होता है, उसको पैसे देते हैं और उसको कहते हैं कि हमें 40-50 नहीं बल्कि 100, 150, $200 मिलियन की बाइंग करनी है। तो वो जो कॉइनबेस प्राइम है, वो आपके लिए एक पूरा दिन अरेंज करता है। एक लिक्विडिटी इवेंट होता है जिसके अंदर वो आपको उतने नंबर ऑफ बिटकॉइंस बाय करता है और फिर उसको अपने पास रखता भी है एज अ कस्टोडियल पार्टनर, ठीक है? तो वो इतना कोई आसान नहीं होता कि माइकल सेलर ने 200 मिलियन यूएसडीटी भेजे और डायरेक्ट उसने बाय बटन दबाया एंड नाउ ही इज सिटिंग एट $200 मिलियन वर्थ ऑफ बीटीसी। ऐसा नहीं होता, उसका ज़रा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ब्लैक रॉक भी जो है वो थ्रू कस्टोडियल पार्टनर, जो कि कॉइन बेस प्राइम है, उसके थ्रू बाइंग करता है, खुद ही बाइंग नहीं करता, ठीक है? अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बेसिकली हमारी तरह के लोग हैं, ठीक है? वो इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेडिंग नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि उतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं होती। इन्वेस्टर्स होते हैं, आप माइक्रो स्ट्रैटेजी, ब्लैक रॉक को बहुत बड़े लेवल पे बाय करें, अगर आप उसी लेवल पे $100 वर्थ ऑफ बीटीसी भी बाय करते हो और आप उसको 2-3 साल होल्ड करते हो, तो यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये भी हमारे पास होते हैं। और आखिरी हमारे पास रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉब्ली ये वीडियोस देख रहे हैं, जो कि डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग जो है करते हैं, और बहुत सी ट्रेड्स जो हैं वो इन अ सिंगल डे लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, अ, इंस्टीट्यूशंस वर्सेस रिटेल, किसका पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है? और ये ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। अगर आप देखो ना अभी, तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये जो डार्क ग्रीन है दिस इज़ इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम, और जो लाइट ग्रीन है दिस इज़ रिटेल वॉल्यूम, ठीक है? और जो दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है? एंड दे मूव द मार्केट एज़ वेल। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट को मूव नहीं करते। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर गई है क्योंकि किसी यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर ने, या किसी, फॉर एग्जांपल कोई लकी बाई हो गया, या किसी बंदे ने बाइंग की है, तो उनकी वजह से मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट में बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स और मछलियाँ बैठी हुई हैं जो कि मार्केट को मूव करने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो, मैं आपको खाली फॉरेक्स से इसको कंपेयर करके बता रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में तो अभी भी इंस्टीट्यूशंस आए हैं, तो ये इसका डेटा हमारे पास 5-6 साल बाद आएगा बड़ा एक्यूरेट। लेकिन फॉरेक्स चूँकि एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, तो उसका मैं आपको डेटा दे देता हूँ। ये अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे टॉप 10 जो फॉरेक्स के बेसिकली ट्रेड्स होती हैं, उसमें अगर आप देखो, तो 77% ऑफ द एंटायर वॉल्यूम, ठीक है, 2010 के अंदर, ये दुनिया के 10 बड़े बैंक्स के पास था, ठीक है? दुनिया के 10 बड़े बैंक्स के पास 2010 के अंदर 77% ऑफ द एंटायर मार्केट शेयर था, ठीक है? और अगर हम इसको यहाँ पे देखें, जो ओवरऑल वॉल्यूम है हमारे पास, तो 2022 और 21 की हम बात करें, तो इनके आप शेयर्स देख लें, ये बहुत बड़े शेयर्स हैं, ठीक है? जो क्रिप्टो की फॉरेक्स की मार्केट है ना, बहुत बड़ी मार्केट है। और 10%, 9% ये एक-एक बैंक है बेसिकली जिसके पास इतना बड़ा मार्केट शेयर है, ठीक है? इसी तरह है, जैसे अगर आप लाहौर में रहते हो, तो लाहौर में जितने भी घर हैं उसके 10% एक बैंक के पास हों, 10% एक बैंक के पास हों, तो यार मतलब वो होते ही 10-10% करके करते जाओ, तो पीछे रह कितना गया, ठीक है? तो ये बैंक जो है ना बहुत बड़े हैं, और ये दीज़ आर एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है? तो दे होल्ड मोर देन 70% ऑफ द एंटायर मार्केट। जो हमारे पास फॉरेक्स की है, जो आप यूएसडी और जेपीवाई वगैरह ट्रेड करते हो, और फॉरेक्स जो है वो बहुत बड़ा है। क्रिप्टो जो है ना, वो तो अभी बहुत छोटी चीज़ है। जो फॉरेक्स का डेली वॉल्यूम था ना 2022 के अंदर, वो 7.5 ट्रिलियन हो गया था पर डे, ठीक है? मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो ट्रेड हुए थे। और ये कैसे ट्रेड हुए हैं? ये ऐसे ट्रेड हुए हैं कि इसके पीछे बहुत बड़े-बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है? कोई इस तरह का कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर नहीं है जो फॉरेक्स की मार्केट, जो यूएसडी बाय करे, यूएसडी ऊपर जाए, वो कहे यार मैंने बाय किया तो ऊपर गया। ही इज़ एक्सट्रीमली स्टूपिड, ठीक है? उसका दिमाग खराब है। और फिर हमारे पास ऐसे लोग भी आएँगे जिसमें लोग कहेंगे कि यार मेरा वॉलेट जो है वो इलॉन मस्क से भी बहुत बड़ा है और मैं मार्केट को मूव करने की सलाहियत रखता हूँ, थिंग्स लाइक दैट।
जिन लोगों के वॉलेट्स उतने बड़े हैं कि इलॉन मस्क जितनी उनके पास वेल्थ है, दे हैव मच बेटर थिंग्स टू डू इन देयर लाइव्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब। मुझ जैसा बंदा, छोटा बंदा हूँ, आजिज़ बंदा हूँ, मेरे पास वक़्त नहीं है, ठीक है? मैं काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वो जो लोग हैं जो कहते हैं उनके वॉलेट इलॉन मस्क से भी बड़े-बड़े हैं, तो वो मुझे नहीं समझ आती कि डेली लाइफ़ में भी बैठे होते हैं, यूट्यूब पे भी बैठे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बैठे होते हैं, स्टोरीज़ भी धड़ाधड़ आ रही होती हैं, तो उनका काम क्या, धंधा क्या, मुझे तो इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा, अब आ जाते हैं की टॉपिक पर कि अपने फंड्स को एक्सचेंज के ऊपर अगर आप रखते हैं सिक्योर, उसको कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी का सीन और 5-10 साल पहले का सीन जो था ना, वो बिल्कुल डिफरेंट था। अगर आप कुछ साल पहले की बात करें ना, तो उसमें मैं यही कहता था लोगों को कि यार आप लोग वॉलेट्स में फंड्स रखो, ठीक है? अभी एक्सचेंजेस भी बहुत सिक्योर है, काफ़ी सिक्योर है। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस हू आर वाचिंग दिस वीडियो, दे विल बी मच बेटर ऑफ कीपिंग देयर फंड्स ऑन एन एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ अ वॉलेट। या वॉलेट की कीज़ आपसे गुम जाएँगी या वॉलेट डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे बहुत से केसेज़ हुए हैं, लोग मुझे डेली मैसेज करते हैं, बल्कि हर हफ्ते में 3-4 मैसेजेस आते हैं कि यार हारून भाई, हमारा एक पुराना वॉलेट था, जिसमें हमने इथेरियम बाय किया था और अब वो वॉलेट हमें नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा यार वॉलेट डज़न्ट एक्जिस्ट, वो कीज़ है, रिमोट कोई सीड फ्रेज़ है आपके पास? वो कहते हैं यार हमें तो उसका पता ही नहीं था, कहीं रखी होगी। तो मैंने कहा यार वो सीड फ्रेज़ नहीं है, तो कल को आप पछताओगे कि यार हमने वॉलेट में फंड्स डाले थे, हमारे पास सीड फ्रेज़ था, वो हमने कहीं लिखा नहीं, वो हमसे गुम हो गया, ठीक है? तो एक्सचेंज होता तो उसमें सीधा-सीधा ईमेल पासवर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा पासवर्ड फ़ॉरगेट किया होता, पासवर्ड फ़ॉरगेट करके बंदा जो है वो अपनी वेरिफ़िकेशन करवा लेता, वेरिफ़िकेशन करवा के उसके पास कम से कम फंड्स तो अवेलेबल होते, ठीक है? तो जब भी आप एक्सचेंज के ऊपर फंड्स रखें ना, तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन करें, ट्रेडिंग पासवर्ड, विथड्रॉल पासवर्ड, और उसके साथ-साथ कोई, अगर आप क्रोम यूज़ करें तो कोई एक्सटेंशंस यूज़ नहीं करनी, ये बात याद रखें, ठीक है? गूगल ऑथेंटिकेटर जो है ना, वो बहुत बेस्ट है। आजकल तो वो सिंक भी हो गया आपकी ईमेल के साथ। तो जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करें, वो यूज़ करें, बायनेंस यूज़ करें, उसके सिक्योरिटी के सेक्शन में जाएँ, उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंडर गूगल ऑथेंटिकेटर होगा, ये ऑन करना है। ट्रेडिंग पासवर्ड आपने अलग रखना है, विथड्रॉल पासवर्ड आपने अलग रखना है, अकाउंट का जो पासवर्ड है, जो ईमेल पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपने अलग रखना है, और कोई एक्सटेंशंस आपने यूज़ नहीं करनी। इसका फ़ायदा ये है कि एक बंदा आता है, आपको उसको आपकी ईमेल और पासवर्ड पता है। वो आपके अकाउंट में लॉगिन होता है, वो पैसे विथड्रॉ करना चाहता है, नहीं कर सकता क्योंकि आपने विथड्रॉल पासवर्ड लगाया हुआ है, जो कि अलग है, ठीक है? मेन पासवर्ड, मेन अकाउंट के पासवर्ड से। फिर वो आता है ट्रेडिंग पासवर्ड। ट्रेडिंग पासवर्ड वो ट्रेड भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको ट्रेडिंग पासवर्ड चाहिए, और वो फंड्स विथड्रॉ तो कर नहीं सकता क्योंकि विथड्रॉल पासवर्ड लगाया हुआ है। इन केस अगर अल्लाह ना करे उसके पास किसी जादुई तरीके से या गैबी मदद से विथड्रॉल पासवर्ड भी आ जाता है, तो वो बंदा निकाल नहीं सकेगा क्योंकि उसके लिए गूगल ऑथेंटिकेटर चाहिए, और गूगल ऑथेंटिकेटर है आपके मोबाइल में, ठीक है? एक्सटेंशंस मैं इसलिए कहता हूँ यूज़ ना करें, अक्सर लोग गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर एक्सटेंशंस जो है ना, उसमें थोड़े से की लॉगर्स होते हैं, ठीक है? वो की लॉगर्स या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो-जो आप टाइप कर रहे हो, हर चीज़ जो है उनका एक्सेस उन चीज़ों के पास होता है। तो कल को आपने सुना होगा कि यार मेरे एक्सचेंज फंड्स निकल गए, तो मैं जब उनका क्रोम देखता हूँ, तो ये उन क्रोम में बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस होते हैं, तो ऐसा काम जो है वो आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है? इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज़ मैं आपको दे देता हूँ। एक्सटेंशंस क्रोम पे बहुत कम यूज़ करो, ठीक है? और अच्छी ख़ानदानी एक्सटेंशन यूज़ करो जो अच्छी कंपनीज़ की हो, ठीक है? वैसे ही जो डेवलपर्स ने गिटहब पे आगे-पीछे बनाई है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ जो है वो यूज़ डिफरेंट ब्राउज़र फॉर हराम थिंग्स, अगर कोई हराम शाम काम करते हो आप, तो डोंट डू दैट। अ, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई करता भी है, तो उसके लिए एक अलग ब्राउज़र आप लोग यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसके ऊपर एड्स और मैलवेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रीमिंग साइट्स हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीमिंग साइट्स के ऊपर धड़ाधड़ ऐड्स आ रहे होते हैं, तो वो जो है ना उसमें भी ठीक-ठाक मैलवेयर्स होते हैं, कीलॉगर्स होते हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी टेक्निकल है, काम बंदा उनको नहीं समझ सकता। तो उसी जगह पे जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो ब्राउज़र में, वहाँ पे बाकी स्ट्रीमिंग साइट्स और बाकी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आई पर्सनली प्रेफर मैक प्रोडक्ट्स, दे आर मच सिक्योर। आईफ़ोन बहुत प्रेफर्ड है, मैक ओएस इज़ मच मोर सिक्योर, ठीक है? अच्छा, जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप इस तरह यूज़ करते हो, एडोबी फ़ोटोशॉप यूज़ करते हो या इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो, क्योंकि आजकल ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो तो क्रैक या टॉरेंट से डाउनलोड करता है, ठीक है? तो उन केसेज़ में आप लोग ये कर सकते हो कि एक डिफरेंट यूज़र ग्रुप बनाओ, ठीक है? जिस तरह आपका एडमिन अकाउंट होता है, जिस तरह गेस्ट होता है, इस तरह तीसरा कोई और यूज़र बनाओ, उसके अंदर ये सारे काम करो, ठीक है? वो सैंडबॉक्स होगा आपके मेन बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है? जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। और फिर जो है जब भी आप ट्रेडिंग सेशन अपना कंप्लीट करो, ट्रेडिंग श्रेडिंग हो गई, लॉग आउट कर दो, ठीक है?
और क्रोम का यूज़ करो, क्रोम बेहतर है। बाकी कामों के लिए आप ब्रेव ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, ओपेरा वगैरह। अच्छा, वॉलेट्स मैं कौन से रिकमेंड करता हूँ, उसमें मेटामास्क है, ग्नोसिस सेफ है और माइसीलियम है। माइसीलियम जो है दैट इज़ ओनली फॉर बिटकॉइन, और मेटामास्क जो है वो इथेरियम और ERC20 टोकन्स के लिए है, लेकिन इसको आप ट्विक करके बाकी टोकन्स भी इसके अंदर डाल सकते हो। सेफ जो है वो मल्टीसिग है, इट्स मच मोर सिक्योर। ये मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा, ग्नोसिस सेफ, माइसीलियम वगैरह, जिनके पोर्टफोलियोज़ बहुत बड़े हैं, ठीक है? तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद तो ज़ाहिर-सी बात है हार्डवेयर वॉलेट्स भी हैं, लेकिन जिसका पोर्टफोलियो बड़ा है उसको पता है कि मैंने क्या करना है। लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ वॉलेट्स एंड अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स, तो गेट स्टार्टेड विद दिस। माइसेगियम इज़ फॉर बिटकॉइन, मेटामास्क इज़ फॉर इथेरियम, और हमारे पास इसमें जो BIP20 है वो टोकन्स भी आते हैं। कुछ और चेन्स को भी ये सपोर्ट करता है आजकल, और सेफ को भी आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ मल्टी चेन, मल्टी sig। अगर आपकी एक प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाती है तो दूसरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में योर फंड्स आर मच मोर सिक्योर। अच्छा, टिप्स टू सिक्योर योर वॉलेट। एक तो आपने ब्राउज़र वॉलेट यूज़ नहीं करना, जो क्रोम की एक्सटेंशन नहीं होती जिसमें मेटामास्क है, बाकी वॉलेट्स होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो क्रोम की एक्सटेंशंस है ना, ब्राउज़र की एक्सटेंशंस हैं, दे आर डिज़ाइन्ड टू बी फंक्शनल। वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनी है। उनका काम ये नहीं है कि वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज़ दें, ठीक है? फाइनेंशियल सर्विसेज़ की जो चीज़ें होती हैं, दे आर मच मोर सिक्योर, लेकिन ब्राउज़र की एक एक्सटेंशन है जो उसका पीछे टेक्निकल आर्किटेक्चर है, इट्स नॉट डिज़ाइन्ड टू सिक्योर एंड मैनेज योर फंड्स, इट इज़ डिज़ाइन्ड टू प्रोवाइड यू अ यूटिलिटी, ठीक है? वो यूटिलिटी जो है ना आपको ब्राउज़र वॉलेट में बेसिकली मिलती है, लेकिन ब्राउज़र वॉलेट जो है ना वो आप यूज़ ना करें, उसमें फंड्स ड्रेन होने के काफ़ी खतरे होते हैं। और हमेशा कभी प्राइमरी वॉलेट कनेक्ट ना करें। जिस तरह अक्सर लोग एयर ड्रॉप से बाकी चीज़ें जो है उसमें अपने वॉलेट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आप इस तरह करें कि अलग वॉलेट बनाएँ ब्राउज़र पे, मेन वॉलेट से यहाँ पे फंड्स भेजें, ठीक है? फ़ीस के साथ, और वहाँ से फिर जो है ना वो आप ट्रांज़ैक्शंस करें। डायरेक्टली जो आपका मेन वॉलेट है ना, वो ब्राउज़र के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अपनी कीज़ को सेव ना करें। अक्सर लोग वो निमोनिक सीड जो है जब उनको मिलता है तो स्क्रीनशॉट लेके रखा होता है, या उसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे किसी को भेज देते। बाद में जब फ़ोन-वोन फॉर्मेट होता है, डेटा डिलीट होता है, तो वो सीड फ्रेज़ तो बिल्कुल चला जाता है। बल्कि आजकल तो वॉलेट्स ये भी कह रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट्स लें, आप नहीं ले सकते, आप कॉपी करें, आप कॉपी भी नहीं कर सकते। सो यू हैव टू फिज़िकली राइट इट डाउन समव्हेयर। और ज़्यादातर लोगों के जो वॉलेट से फंड्स हैक होते हैं ना, वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने निमोनिक सीड देखा, स्क्रीनशॉट लिया, सेव हो गया। आप कोई चाइनीज़ गेम या कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, जो नॉर्मल सी ऐप होती है, उसका आपकी गैलरी का एक्सेस होता है, वो आपकी गैलरी एक्सेस करके उनके पीछे एल्गोरिदम्स हैं, दे हंट फॉर दीज़ काइंड ऑफ वॉलेट्स, और उनकी मार्केटिंग भी क्रिप्टो के लोगों के लिए होती है। तो उनको जैसे ही कोई सीड फ्रेज़ मिलता है, निकाल के वो लोग आपके वॉलेट से जितने भी फंड्स हैं, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है? और इसे भी बहुत ज़्यादा केसेज़ देखने को मिले हैं, बहुत अजीब-अजीब किस्म के। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आप मल्टीपल फ़ोन्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आई पर्सनली डोंट रोम अराउंड विद अ फ़ोन जिसमें मेरे फंड्स पड़े हुए हैं, जिसमें पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। उसमें खाली या ट्रैकर होता है या एक्सचेंज होता है, उसको देख लेते हैं। वो भी एक्सचेंज नहीं, मैंने कूकॉइन भी डाला हुआ है, सारे एक्सचेंज डाले हुए हैं। बस प्राइस वगैरह देख लेता हूँ, और मुझे ज़हन में होता है कि मेरे पास इतने एसेट्स हैं। लेकिन उस फ़ोन में मेरे कोई डिजिटल एसेट्स नहीं होते, ठीक है? दे आर नॉट ऑन माय फ़ोन। आई ऑलवेज़ कैरी माय काइंड ऑफ लाइक सेकेंडरी फ़ोन, और प्राइमरी फ़ोन जो है उसको आप साथ लेके ना जाएँ, उससे ट्रैवल ना करें, ठीक है? आजकल तो फ़ोन स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो स्नैचर्स हैं उनको तो इन चीज़ों का पता नहीं है, बट जस्ट सेइंग कि अगर वो आपका स्नैच हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो गूगल ऑथेंटिकेटर बाकी चीज़ों से भी आप हाथ धो बैठोगे। तो हमेशा सेकेंडरी फ़ोन हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर पोर्टफोलियो आप लोगों का बड़ा है। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये था बेसिकली एवरीथिंग अबाउट यू नो तो क्रिप्टो की बेसिक्स हैं, बस वो कवर हो गई हैं यहाँ पे। एंड इंशाल्लाह अगले लेक्चर से फिर हम ट्रेडिंग की और बाकी चीज़ों की इंशाल्लाह बात करेंगे प्रैक्टिकल, और लेक्चर्स भी मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में कम से कम 2-3 लेक्चर्स आएँ। 16-17 लेक्चर्स हैं, महीने में इंशाल्लाह पूरे हो जाएँगे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।